तो वेलकम बैक टू माय चैनल वी डू नर्सिंग। तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज है हमारा डे 4 एंड हमारा टॉपिक रहेगा हेमोडायलिसिस। तो आज हम सारी जानकारी लेंगे हेमोडायलिसिस के बारे में कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है और इसकी बेनिफिट्स क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। हेमोडायलिसिस होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो हेमोडायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है यूज्ड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। ये हेमोडायलिसिस एक प्रोसीजर होता है मेडिकल, जहाँ से क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं, टॉक्सिन्स रिमूव होती हैं और एक्सेस फ्लूइड हमारी ब्लड से रिमूव होता है। व्हेन किडनी आर नो लॉन्गर एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस एडविकेटली थ्रू एन एक्सटर्नल फिल्टर। जब किडनी हमारी फंक्शन परफॉर्म करना बिल्कुल बंद कर देती है, किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक ना हो, तो फिर क्या किया जाता है, किसके थ्रू एन एक्सटर्नल फिल्टर, एक एक्सटर्नल फिल्टर के थ्रू, जिसको बोला जाता है डायलिजर। डायलिजर के थ्रू हम एक्सेस फ्लूइड, वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन्स हमारे ब्लड से रिमूव करवाते हैं। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये सारा वर्क किया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट हमारी किडनी से, हमारे ब्लड से फिल्टर होता है डायलिजर के थ्रू। एक एक्सटर्नल फिल्टर मान लो ये हमारी बॉडी का, मतलब जहाँ किडनी वर्क नहीं कर पा रही तो हम इस डायलिजर के थ्रू किडनी का वर्क इससे करवा रहे होते हैं। इट इज़ टिपिकली यूज्ड इन केस ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD। बिल्कुल ही एंड स्टेज रीनल डिजीज में ये यूज़ की जाती है। ओके, इट कैन बी परफॉर्म एट अ हॉस्पिटल, आ डायलिसिस सेंटर और एट होम। ये हॉस्पिटल में परफॉर्म किया जाता है, डायलिसिस सेंटर में भी परफॉर्म किया जाता है और घर पे भी। अब घर पे आप सोचोगे कैसे, लेकिन हॉस्पिटल और डायलिसिस सेंटर में तो मशीन्स भी अवेलेबल होती हैं, स्टाफ भी अवेलेबल होता है, बट घर पे क्या बिल्कुल ही इमरजेंसी में हम इसको कर सकते हैं। इमरजेंसी में हमारे पास सारा सेटअप होना चाहिए घर पे, बट ये क्या होता है, ज़्यादा कॉस्टली भी रहता है और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे से, या फिर कोई स्टाफ इनको हायर करना पड़ता है, कॉस्टली होता है बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादातर मेनली क्या प्रेफर किया जाता है, हॉस्पिटल या फिर डायलिसिस सेंटर। इट इज़ यूजुअली डन 3 टाइम इन अ वीक, ईच सेशन टेकिंग 3 to 4 आवर्स टू कंप्लीट। हर एक सेशन में 3 से 4 घंटे लगते हैं और हर हफ्ते 3 बार करवाई जाती है हेमोडायलिसिस। अब आता है इंडिकेशंस हम कब करवाते हैं हेमोडायलिसिस। क्रोनिक किडनी डिजीज पर्टिकुलरली ESRD, वेटिंग फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। बिल्कुल ही ESRD मतलब कि जो GFR रेट होता है ना, वो 5 से भी बिल्कुल बिलो चला जाता है। बिल्कुल क्रॉनिक स्टेज में ये परफॉर्म की जाती है। AKI व्हेन द कंडीशन इज सीवियर और अनरिस्पॉन्सिव टू अदर ट्रीटमेंट्स। एक्यूट किडनी इंजरी में करवाई जाती है जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, रिस्पॉन्स देना बंद हो जाता है किसी भी ट्रीटमेंट का, लाइक कोई भी मेडिसिन चल रही है, कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, हर उससे क्या हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है कंडीशन, तो उस टाइम पे भी हेमोडायलिसिस करवाई जाती है। नेक्स्ट है सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाना, लाइक हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम की मात्रा बॉडी में काफ़ी बढ़ जाना। जब क्या होता है, किडनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है फंक्शन, ठीक है, किडनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी फंक्शन, तो जो पोटेशियम होगा वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा हमारे ब्लड से, तो मात्रा उसकी ज़्यादा ही होगी, पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए। फिर आता है ओवरलोड ऑफ फ्लूइड कॉजिंग सीवियर एडिमा और हार्ट फेलियर। ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से एडिमा हो सकता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। फिर आता है सर्टेन टॉक्सिन्स और ड्रग पॉइजनिंग। सर्टेन मतलब कि जैसे कि लिथियम है, एग्जाम्पल में लिथियम ले लेते हैं, लिथियम की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें हीमोडायलिसिस करवानी पड़ती है। भाई कोई भी चीज़ है, किडनी अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है फंक्शन, तो वो एक्सक्रीट आउट बॉडी से नहीं कर पाएगी, ब्लड से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी, तो उसकी जो टॉक्सिसिटी होंगी चीज़ों की, इलेक्ट्रोलाइट्स की हो गई या फिर ड्रग्स की हो गई, टॉक्सिन्स की होगी, तो वो क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किडनी तो काम करवा नहीं रही है उस फंक्शन हमारा मतलब बॉडी में, तो उस किडनी की जगह हमारा हीमोडायलिसिस हमें करवानी पड़ेगी, जो कि डायलिजर हमारा काम करेगा किडनी की जगह। ओके, तो ये थे सारे इसके इंडिकेशंस। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या होता है हेमोडायलिसिस में। रिमूव वेस्ट, टॉक्सिन्स एंड एक्सेस फ्लूइड। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम हेमोडायलिसिस करवाते हैं तो जो वेस्ट है हमारे ब्लड में, टॉक्सिन्स है और जो एक्सेस फ्लूइड है हमारे ब्लड में, वो रिमूव हो जाता है।
इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो रहा था तो हम हेमोडायलिसिस क्यों करवाते हैं? बैलेंस करने के लिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सब का क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है फिर हमारी बॉडी में। हाइपर कैलीमिया, ये सब चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए लाइक फटीग, थकावट, स्वेलिंग, सूज जाना और ब्रीथलेसनेस, सांस फूलना, तो इन सब सिम्टम्स से भी क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होती है। हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर, और सबसे मेनली ब्लड प्रेशर में भी ये हेल्प करती है। ओके, सो गाइज अब हमने पढ़ लिया इंडिकेशंस, बेनिफिट्स। अब हम पढ़ते हैं व्हाट हेमोडायलिसिस डज नॉट डू। हमने किडनी के सारे फंक्शंस उससे करवा रहे हैं क्योंकि किडनी हमारी बॉडी में काम नहीं कर पा रही है अच्छे से, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ किडनी ही कर पाती है, हेमोडायलिसिस नहीं कर पाता। लाइक रिप्लेस एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ किडनी, है ना। एंडोक्राइन फंक्शन तो सिर्फ किडनी ही कर पाती है हमारा। लाइक एरिथ्रोपोइटिन है, एरिथ्रोपोइटिन तो सिर्फ किडनी ही बनाती है ना हमारी, तो वो हम हेमोडायलिसिस से कैसे करवा लेंगे? नहीं करवा पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शंस आते हैं तो हमें एक्सटर्नली बॉडी को दिया जाता है, हमारी बॉडी को एक्सटर्नली दिया जाएगा, वो हेमोडायलिसिस वो वर्क नहीं कर पाएगी। रिस्टोर नॉर्मल किडनी फंक्शन, अब जो किडनी में चीज़ें बिल्कुल ख़राब ही हो गई हैं, नॉर्मल किडनी फंक्शन तो वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। तो हीमोडायलिसिस सिर्फ क्या कर पाएगी? एक एक्सटर्नली चीज़ें कर पाएंगी, सिर्फ ब्लड में से टॉक्सिन्स, वेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर पाएगी, तो सिर्फ यही चीज़ कर पाएगी। बाकी जो किडनी हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करती है वो हीमोडायलिसिस नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्कुलर एक्सेस। हम एक्सेस कैसे करेंगे? हीमोडायलिसिस को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें वेस्कुलर एक्सेस में बताई जाएंगी कि 3 चीज़ों से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट है हमारा एवी फिस्टुला, सेकंड है एवी ग्राफ्ट और थर्ड वन है कैथेटर। फर्स्ट एवी फिस्टुला में क्या किया जाता है? जो सबसे बड़ी आर्टरी रहती है हमारी, सबसे बड़ी वेन रहती है, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाता है। ज्वाइंट करने के बाद सब आर्टरी में से ब्लड कहाँ जाएगा? डायलिजर में जाएगा। फिर डायलिजर में से फिल्टर होने के बाद ब्लड वेन में आ जाएगा। तो ये दोनों इसलिए कनेक्ट की जाती हैं ताकि जो वो ब्लड है, ब्लड का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफ्यूज मतलब कि एक्सचेंज हो रहा है ब्लड बॉडी में से, तो वो उन दोनों को मतलब कर पाएँ, संभाल पाएँ। तो इसलिए सबसे बड़ी आर्टरी और वेन इसमें यूज़ की जाती है एवी फिस्टुला में। सेकंड आता है एवी ग्राफ्ट। इसमें भी आर्टरी और वेन को ज्वाइंट किया जाता है एक लूप्ड ग्राफ्ट के थ्रू। लूप्ड ग्राफ्ट मीन्स एक ऐसी चीज़ होती है, सिंथेटिक की बनी होती है, ये एक हैंडमेड होती है, जिसके थ्रू इन आर्टरी और वेन को जोड़ दिया जाता है और ऐसे ही फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होती है हेमोडायलिसिस में। थर्ड वन आ जाता है हमारा कैथेटर। कैथेटर एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन अगर करते हैं तो वो है कि वो काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो जुगलर वेन हो गई हमारी, सब क्लेवियन वेन हो गई, फैमरल वेन हो गई, तो हम सबसे जो बड़ी वेन होती हैं उसमें हम कैथेटर लगाते हैं और कैथेटर से फिर हेमोडायलिसिस की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हेमोडायलिसिस। प्रिंसिपल ऑफ हेमोडायलिसिस में क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे हम डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है? यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब समझना आप, इसमें क्या होता है, जो सोल्यूट्स होते हैं ना, लाइक ये मान लेते हैं हम, यहाँ पे है हमारा डायलिसेट और ये हमारा हो गया ब्लड, ठीक है। यहाँ पे डायलिसेट है, यहाँ पे ब्लड है हमारा। तो जो ये सोल्यूट्स हो गए, जो इनका मूवमेंट होएगा ना, वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब सोल्यूट्स कहाँ क्या मान रहे हम, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है। हायर कंसंट्रेशन से, मतलब हायर कंसंट्रेशन कहाँ होगी? ब्लड में होगी, क्योंकि वेस्ट कहाँ पे है? ब्लड में है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, मतलब डायलिसेट में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। किसके थ्रू? बीच में कौन सी मेम्ब्रेन है? ये पहले भी पढ़ा था, ये मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसके थ्रू कहाँ जाएगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा सारा वेस्ट प्रोडक्ट। और जब ये मतलब दोनों ब्लड में और डायलिसेट में चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो ये प्रोसेस डिफ्यूज़न की स्टॉप हो जाएगी, है ना। डिफ्यूज़न स्टॉप्स वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो समझ में आया। अब डिफ्यूज़न के बाद आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड हमारा क्या आता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रेशर, आर्टिफिशियली ना प्रेशर बनाया जाता है।
कैसा? पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई टू द ब्लड साइड ऑफ द फिल्टर। अब मान लो जहाँ पे ब्लड था तो उस साइड ना प्रेशर बनाया जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर। कौन सा प्रेशर? पॉजिटिव प्रेशर बनाया जाएगा ब्लड साइड पे ऑफ द फिल्टर, पुशिंग वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूशन। क्या पुश करके? कौन सा पॉजिटिव प्रेशर बनाएंगे और क्या पुश करके बनाएंगे? वाटर और स्मॉल सॉल्यूशन हम प्रेशर देंगे उसका पुश करके, जैसे कि सोडियम हो गया, यूरिया हो गया, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो उसको हम पुश करेंगे फ्रॉम द ब्लड से थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसेट। मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर यहाँ ब्लड है, यहाँ डायलिसेट है, तो ब्लड से पॉजिटिव प्रेशर बना रहे हैं, पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है उनका वाटर पुश करके और स्मॉल सॉल्यूशन पुश करके, फिर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ पे जा रहे हैं? डायलिसेट में। ठीक है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड किया गया है प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई हुआ है, पुश करेंगे वाटर या कोई भी जैसे कि सॉल्यूशन लाइक सोडियम, यूरिया या वेस्ट प्रोडक्ट, फिर यहाँ से फ्रॉम द ब्लड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसेट। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं ब्लड से डायलिसेट में जा रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें आ गया हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन में हो रहा था हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में प्रेशर अप्लाई करने के बाद ब्लड से डायलिसेट में जा रहा है। तो ये हमारा हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड हो गया। अब आता है थर्ड वन, अब आता है हमारा थर्ड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है? एक्सेस फ्लूइड मूव्स फ्रॉम टू डायलिसेट अंटिल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। ज़्यादा फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड हो गया ना, एक्सेस फ्लूइड हो जाएगा, वो मूव करेगा टू डायलिसेट, मतलब वही सेम इसमें भी रहेगा। ब्लड से एक्सेस फ्लूइड कहाँ मूव करेगा? डायलिसेट में, है ना। ब्लड से एक्सेस फ्लूइड मूव करेगा डायलिसेट में और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको मत भूलना, बीच में कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम? ओस्मोसिस। ठीक है, एक्सेस फ्लूइड मूव्स फ्रॉम टू डायलिसेट अंटिल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। नेक्स्ट है काउंटर करंट फ्लो। काउंटर करंट फ्लो में क्या होता है? टू डायलिसेट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द ब्लड फ्लो। डायलिसेट जो होगा ना, मान लो, मैंने दोबारा बताती हूँ, ये हमारा ब्लड था, ये हमारा डायलिसेट है, तो जो डायलिसेट होगा वो फ्लो करेगा, जैसे अगर ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है तो डायलिसेट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से इंक्रीज होगी एफिशिएंसी ऑफ डायलिसिस। द डायलिसेट फ्लोज इनटू द अपोजिट डायरेक्शन ना, डायलिसेट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ब्लड की, जिसकी वजह से कौन सी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है? डायलिसिस की, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डायलिसिस। तो इसको बोलते हैं काउंटर करंट फ्लो। ओके, अब आती है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने सब चीज़ों में पढ़ी है कि ब्लड और डायलिसेट के बीच में क्या चीज़ होती है? मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू चीज़ें हो रही हैं। द साइज, शेप एंड द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन यूज्ड इन द डायलिजर अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ हेमोडायलिसिस। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी ऊपर बता ही दी थी आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। जो साइज और शेप है और जो टाइप है मेम्ब्रेन का, वो कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है? डायलिजर में यूज़ किया जा रहा है हीमोडायलिसिस की एफिशिएंसी को अफेक्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आता है कॉम्प्लिकेशंस में। हमने प्रिंसिपल ऑफ हेमोडायलिसिस का पढ़ लिया, प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, अब कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशन हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में होते हैं। शॉर्ट टर्म में मतलब हाइपोटेंशन हो सकता है ना, ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है? बिल्कुल लो हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, ये सब चीज़ें रहेंगी। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है। अभी इक्विलिब्रियम का मैंने बताया ही आपको, ब्लड और डायलिसेट के बीच में चीज़ें चलती हैं। अगर वो डिसइक्विलिब्रियम हो, इक्वल ही ना हो, मेंटेन ही ना हो, तो नॉर्मली क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं हमारे हेमोडायलिसिस में भी। ये होती है हमारी शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? इन्फेक्शन हो सकता है वेस्कुलर एक्सेस साइट पे, लाइक जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, एवी फिस्टुला, एवी ग्राफ्ट, कैथेटर, इनमें क्या हो सकता है?
इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि भाई ये काफ़ी टाइम तक लगे रहते हैं। जैसे एवी फिस्टुला होता है, इसको हम अब बार बार क्लोट्स बन सकते हैं, वहाँ पे क्लोट होके फिर वो चीज़ें ब्लड रिमूव करते हैं, ब्लड का एक्सचेंज करते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। एक्सेस फेलियर और क्लोटिंग, जो मैंने अभी बताया, क्लोट बन सकते हैं। एनीमिया हो सकता है, ब्लड का लॉस काफ़ी हो सकता है। बोन डिसऑर्डर हो सकती है, कोई भी बोन का डिसऑर्डर हमारा हो सकता है। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं, कोई भी क्लोट बन जाता है, एनीमिया हो जाता है, बोन डिसऑर्डर हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म में ही आएंगी हमारी कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट वन, अब आता है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर हम कैसे कर सकते हैं किसी भी हेमोडायलिसिस पेशेंट की, जब अगर किसी पेशेंट की हेमोडायलिसिस चल रही है, डाइट देके डाइट फॉलो कर सकते हैं, किडनी फ्रेंडली डाइट दे सकते हैं। पोटेशियम, फॉस्फेट, सोडियम, प्रोटीन पहले से ही एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हैं, तो ये हाई होते हैं, तो हमें क्या करना है, लो देना है, इनको कम कम देना है, ताकि इनकी कमी भी ना हो और हाई भी ना हो हमारी बॉडी में। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, एक्सेस फ्लूइड पहले से ही रहता है, फ्लूइड ओवरलोड रहता है, तो फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कम से कम पानी पिया जाए, कम से कम फ्लूइड दिया जाए। वाइटल साइंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बीपी हाई या लो ना हो जाए। मेडिकेशंस पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये हमें कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, फॉस्फेट बाइंडर्स, विटामिन हो गए, है ना। फिर आता है विद होल्डर एंटी हाइपरटेंसिव बिफोर हीमोडायलिसिस। हमें एंटी हाइपरटेंसिव होल्ड कर देनी है जब हम हीमोडायलिसिस देने जाते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव क्यों होल्ड की जाती है, क्योंकि अगर बाय चांस पेशेंट का बीपी हीमोडायलिसिस की वजह से लो हो जाता है और ऊपर से हमने उनको एंटी हाइपरटेंसिव दे चुके हैं, ऊपर से दे दें, है ना, तो वो डायलिसिस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एसेस करते रहना चाहिए, वेस्कुलर एसेस साइट पे चेक करते रहना चाहिए, कोई क्लोट तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन का रेट तो नहीं हाई हो रहा है, तो उनको चेक करते रहना टाइम टू टाइम। मॉनिटर अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव्ड, मतलब कि कितना फ्लूइड बाहर आ रहा है, कितना आउटपुट है, तो उसको भी मॉनिटर करना है अपने नोट्स में। एक्सरसाइज के लिए बोलना है पेशेंट को। और स्लाइटली राइज इन टेम्परेचर इज़ कॉमन ड्यूरिंग डायलिसिस, टेम्परेचर का भी बहुत ध्यान रखना है डायलिसिस के दौरान। था हमारा टॉपिक हेमोडायलिसिस, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, बता दिया करो क्या क्या चीज़ें समझ आ रही हैं, क्या क्या समझ नहीं आ रही हैं। तो हमारे नोट सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं उठा रही हूँ, जो चीज़ें आपकी 2 महीने में जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएं, और क्लियर होने के बाद नोट सेट 11 हम क्रैक कर पाए। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, देन टेक केयर, बाय बाय।